नमस्कार। आज हमारे साथ हैं रघु ठाकुर जी। रघु ठाकुर जी समाजवादियों के बीच में कोई मतलब ऐसा नाम नहीं है जिनको कोई समाजवादी इस देश का ना जानता हो। एक लंबी पारी है। बहुत लंबे समय से डॉक्टर लोहिया के साथ बहुत काम किए, डॉक्टर मधु लिमय जी के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, और बीच में जब समाजवादी पार्टी बनी थी, मुलायम सिंह यादव जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उसके पहले जनरल सेक्रेटरी के रूप में रघु भाई ने जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन जल्दी ही इनका उससे मोहभंग हुआ और छोड़ के आज भी समाजवादियों के बीच लोहिया के विचार, गांधी के विचार की अलग जगाने का काम करते रहते हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल जो इस समय वर्तमान राजनीति से जुड़े हुए हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। रघु भाई, सबसे पहले तो कल 20 जुलाई को विश्वास मत में मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार का ये कहना है कि उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है और जो विपक्ष है वो बुरी तरह से हारा है। तो इसके बारे में हम आपके का उत्तर जानना चाहेंगे। देखिए, मैं एक सामान्य भारतीय के रूप में अपनी राय देना चाहता हूँ कि संसद के बाहर जो देश है उसके मन में सरकार के प्रति घोर अविश्वास है, और उस अविश्वास के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की चर्चा देश की संसद के अविश्वास में नहीं हो पाई। अगर थोड़ी और तैयारी प्रतिपक्ष ने की होती तो ये अविश्वास का जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव भले ही संसद में पारित ना हो पाता, पर लोग के दिलों में एक घाव करके जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव में उन बुनियादी सवालों के लिए चर्चा में नहीं आ पाया। तेलुगु देशम पार्टी के जिस मित्र ने इसको शुरू किया था, उन्होंने एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया था, और वो गंभीर सवाल था क्षेत्रीय विषमताओं का और राज्य के संसाधनों के वितरण का। ये भारतीय संविधान के मूल बात से जुड़ा हुआ सवाल था। ठीक है, उन्होंने उसको लिए आंध्र के सदर उठाया, पर अगर उसको व्यापक फलक पर ले जाया गया होता कि ये प्रश्न अकेले आंध्र का नहीं है, ये भावना बिहार में भी है, ये भावना अन्य राज्यों में भी है, वाकई ये भावना क्यों है, और जो भारत सरकार के आर्थिक संसाधन हैं उनका बंटवारा किस आधार पर होना चाहिए, तो एक बड़े फलक पर उसको देखने का काम नहीं हो पाया। जो प्रतिपक्षी दल हैं, इनमें तेलुगु देशम के जो नायडू हैं उनका भाषण अच्छा था, तर्कसंगत था, पर और अन्य दल हैं उन दलों ने भी निराश किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कुछ मुद्दे ठीक उठाए, परंतु ऐसा लगता है कि उनको लिए और अच्छे ढंग से उठाया जा सकता है। अगर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के भाषण की शुरुआत यहीं से की होती कि हिंदुस्तान की संसद में तो अविश्वास प्रस्ताव आज लाया गया है, पर इस सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव उस दिन ही पारित हो गया जिस दिन आडवाणी जी ने कहा था कि देश में आपातकालीन जैसा दूसरा काल लग गया है। उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव हो गया था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सरकार को राजधर्म का द्रोही माना था। उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था कि जिस दिन मुरली मनोहर जोशी और उनके जो समान समकालिक नेता लोग हैं, इन लोगों ने अपनी ही पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की खात्मे की चर्चा की। तो अगर इन सवालों के साथ शुरुआत की जाती तो अविश्वास प्रस्ताव बहुत गहरा होता है। दूसरा है कि जो आर्थिक सवाल हैं जिनके ऊपर चर्चा उसमें हुई है, उन सवालों के लिए भी थोड़ा सा और गहराई से देखा जाना चाहिए था। तो प्रतिपक्ष की तैयारी में मुझे अभाव लगता है और सत्ता पक्ष की दादागिरी लगती है। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है इस अविश्वास प्रस्ताव के उत्तर में, वो कोई भाषण ही नहीं है। यानी अगर आम सभा के भाषण को आप अविश्वास प्रस्ताव का भाषण बनाएंगे, उसके उत्तर का भाषण बनाएंगे,
तो पर वो कोई भाषण नहीं है। प्रधानमंत्री के पास में कहने के लिए कोई नई योजनाएं नहीं है। प्रधानमंत्री के पास बताने के देश के कुछ नया नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी हर सवाल को केवल जुमलों में ढालना चाहते हैं। हमारे देश में कुछ लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा भाषण देते हैं, परंतु वो अच्छा भाषण इसलिए देते होंगे कि उनका मुकाबला अच्छे लोगों से नहीं है। अगर किसी का मुकाबला अच्छे लोगों से पड़ जाएगा तो प्रधानमंत्री का भाषण कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष का इतना गंभीर, इतना मदमस्त भाषण पहले कभी नहीं हुआ है, और इसलिए इस अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा को देखा जाना चाहिए। दूसरी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकार की कमियों को जनता के बीच में ले जाना होता है। अविश्वास प्रस्ताव आमतौर पर कभी पारित नहीं होते, क्योंकि सरकारों का बहुमत होता है तो सरकार में है, परंतु जो गलतियां की हैं उन गलतियों के बारे में देश में चर्चा करना, उनको देश में जाना, ये अविश्वास प्रस्ताव का कारण होता है। तो सरकार का जीतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, प्रतिपक्ष का हारना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इतना जरूर है कि जितने बड़े सवाल रेखांकित किए जा सकते थे उन बड़े सवालों की चर्चा नहीं हुई। अब जैसे एक और सवाल की मैं चर्चा करूं कि नहीं, 5 मिनट हो गया है, अब आप एक मिनट एक और सवाल की चर्चा करूं इस पर कि हिंदुस्तान में पिछले 11 वर्षों में करीब करीब 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की, और इस सरकार ने अभी ऐलान किया है कि हम लागत मूल्य का 1.5 गुना दाम देंगे, जो बात लोहिया ने कही थी। परंतु वो दाम बांधों की बात जो लोहिया ने कही थी, क्या वो बात इसमें है? ये जो अभी भारत सरकार ने दाम के बढ़ाने का ऐलान किया है, किसानों की फसलों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है, दरअसल बहुत बड़ा धोखा है। इसको लोग, देश के लोग बारीकी से नहीं समझ पा रहे हैं, और मैं समझाना चाहता हूँ लोगों ने कि स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि किसान की फसल का लागत मूल्य निकाल के 1.5 गुना में बिकना चाहिए, पर आपने बाजार को तो बहुत छोड़ दिया। आज दवाइयों के जो दाम है उनकी स्थिति यह है कि 1 रुपये की बनने वाली दवाई 1500 रुपये बिक रही है। तो अगर आपने किसान को कुछ पैसा बढ़ा दिया और वो पैसा बाजार में सब चला गया तो फायदा क्या हुआ? तो लोहिया की दाम बांधो नीति दो पक्षी थी, जिसमें किसान की फसल का उसको लागत का 50% ज़्यादा मिले, यानी किसान को लाभप्रद मूल्य मिले, इसके साथ साथ बाजार पर नियंत्रण हो कि बाजार इससे ज़्यादा ना जा पाए। तो बाजार को खुला छोड़ के किसान के ऊपर बंधन लगाना ये नीति नहीं, धोखा है, पर ये सवाल नहीं उठ पाए, ये सवाल उठना चाहिए थे। रघु भाई ये बताएं, जैसे महागठबंधन एक बड़ा विपक्षी दलों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इस महागठबंधन के अपने सेल्फ कंट्रडिक्शन है, अपने विरोधाभास है? आप एक किनारे से शुरू करिए। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, जो पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। कांग्रेस का यहाँ कोई बहुत रोल नहीं है। बंगाल चले जाइए तो वहाँ पे ममता बनर्जी महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन वहाँ पे वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन हो, और इसी तरह से सारी स्टेट में कोई कमोबेश ये हालात हैं। तो आप महागठबंधन को कैसे मानते हैं कि ये कुछ 2019 के इलेक्शन में ये भाजपा का ऑल्टरनेटिव के रूप में खड़ा हो पाएगा? देखिए, महागठबंधन को लेकर के एक तो देश में आम लोगों में अविश्वास है। लोग ये मानते हैं कि ये जो पार्टियां मिल रही हैं ये केवल सत्ता के लिए मिल रही है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, वो एक फिर झगड़ेंगे। तो एक आम अविश्वास है, और जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। दूसरा क्या है कि महागठबंधन जो बना रहे हैं वो बनाते हैं आमतौर पर चुनाव के तत्काल समय पे या चुनाव के बाद। तो आप चुनाव में रंग लड़े हैं, फिर बाद में गठबंधन कर रहे हैं, तो लोग कैसे उसको मानेंगे? वो गठबंधन है भी नहीं। और अगर आपने चुनाव के पहले खाली सीट शेयरिंग कर ली तो सीट शेयरिंग में और गठबंधन में फ़र्क है। हम यहाँ फिर लोहिया का जिक्र करना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में गठबंधन राजनीति के विचार के जनक लोहिया है।
और जब लोहिया ने उस समय गठबंधन की राजनीति का एक कल्पना की थी, रणनीति कल्पना की थी, वो एक रणनीति थी, विचार नहीं था। तो उनका कहना था कि एक कार्यक्रम तैयार हो, उस कार्यक्रम के आधार पर लोगों के बीच में जाएं, और फिर अगर लोगों के पास जाएं कि सरकार कोई बनती है तो सरकार की कुछ प्रतिबद्धताएं हों। आज इस दिक्कत हो रही है कि जो गठबंधन बन रहा है, इस गठबंधन में वैचारिक प्रतिबद्धताएं नहीं है, तो ये सबसे बड़ा इसकी अविश्वास का काम है। दूसरा, ये गठबंधन अंततः सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। मैं कोई कांग्रेस पार्टी का आदमी नहीं हूँ, परंतु एक विश्लेषण को तो मैं कह रहा हूँ। और वही शर्त में होने वाला है कि जहाँ जहाँ भी तीसरी कोई शक्ति तैयार हुई है, वहाँ कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या भविष्य है? आज बिहार में क्या भविष्य है? अभी बंगाल में क्या भविष्य है? आज उड़ीसा में क्या भविष्य है? आज तमिलनाडु में क्या भविष्य है? तो जहाँ जहाँ कोई तीसरी शक्ति आई है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं है। इस गठबंधन की प्रक्रिया में पता नहीं कि कांग्रेस का नेतृत्व उसको समझ पा रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी के भविष्य के सामने प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और एक आमतौर पर माना जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी तो अब कुछ पचा नहीं रहा, इसका कुछ दम नहीं, इसलिए एक गठबंधन किया जा रहा है। अगर कांग्रेस के लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में गठबंधन जरूरी है, आवश्यक है। तो उनके लिए चाहिए कि ये इसको कुछ विचार उन्मुख रास्ते पर ले जाएं, और विचार उन्मुख रास्ते पर ले जाने के लिए कुछ विचार करें। दूसरा कि महागठबंधन का उद्देश्य खाली सरकार को गिराना, या केवल मोदी को गिराना, या केवल एक पार्टी को गिराना, इतना नहीं होना चाहिए। और कम से कम दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि साहब गठबंधन का इच्छा मोदी को हराने की, तो उससे मोदी मजबूत हो जाता है। हमको याद है कि जब 71 में एक गठबंधन बना था, और वो गठबंधन श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने के बना था, तो उनको 2 तिहाई बहुमत मिल गया था। तो हमारे देश का जो स्वभाव है, वो स्वभाव भी कई बार व्यक्ति के खिलाफ जाने का नहीं है, एक समाज के बदलाव के दृष्टिकोण को लेकर के। तो गठबंधन की ऐसी कोई छाप अभी नहीं बन पा रही है, और इस पर काफ़ी परिश्रम की, काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता है। परंतु छत्रप और दिल्ली के सल्तनत के इच्छुक, इनके बीच के खाली सत्ता गठबंधन से ये मामला हल होने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता देश को है, ये शर्त पर देश को है कि आज भी देश के अनेक राज्यों में वो सबसे बड़ी पार्टी है। हिंदुस्तान की संसद में भी आज संख्या के दृष्टिकोण से वो बड़ी पार्टी है, और उस बड़ी पार्टी ने काफ़ी त्रुटियां की हैं, परंतु लोकतंत्र की कश्ती यहाँ तक आई है, इसमें उसका योगदान भी है। तो किसी पार्टी को बिटाना उद्देश्य नहीं है। जब लोहिया ने भी गैर कांग्रेसवाद की रणनीति बनाई थी, तो फौरी रणनीति थी, क्योंकि उस समय सारे देश की सत्ता का केंद्र केवल कांग्रेस थी। आज हालत बदले हैं, इन नए संदर्भ में गठबंधन को देखना चाहिए। रघु ठाकुर जी ने जो अपना बचपना जिस जगह से अपनी समाजवाद की का क ख ग सीखना शुरू किया, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अगले 4-5 महीनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव होने हैं। ये कुछ उसी तरह से है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले जैसे प्री बोर्ड एग्जाम होता है, उस तरह का एक ये कोई एग्जाम 2019 से पहले एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, इन 3 राज्यों का जो इलेक्शन है वो कुछ उसी तरह से है। तो इस 3 राज्य के जो इलेक्शन अभी होने हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद एक बड़ी पार्टी है, विधायी संख्या के दृष्टिकोण से, परंतु विभाजित पार्टी भी। इन तीनों राज्यों के जो अंतर्विरोध हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इतने गहरे हैं कि उनका कोई हल होने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस बन गई, वो अलग ही है। आपके राजस्थान में भी जो स्वर हम लोग देख रहे हैं तो विभाजित हैं।
मजबे से भी कांग्रेस पार्टी के लोगों को बहुत महत्वाकांक्षा का टकराव हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी तो है, परंतु कांग्रेस पार्टी इनमें अकेले चुनाव लड़के जीतने की स्थिति में नहीं। अब इस परिस्थिति को देख करके दूसरी जो पार्टियां हैं जिनका कुछ थोड़ा बहुत वजूद है, कम ज़्यादा है, वो पार्टियां अपना अपना हिस्सा मारने के लिए प्रयास करेंगी, ये स्वाभाविक है। भाई अगर मान लीजिए कि कल मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के 10 विधायक जीत जाएं और मान लो कल कोई सरकार वहाँ बने, तो जिस दिन मायावती का यहाँ नंबर आएगा उस दिन वोट को बाध्य करेंगे। यही काम समाजवादी पार्टी करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जो चूक मैं मानता हूँ ये है कि वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता के खेल की पार्टी बनाना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति हमारी शुभचिंता है थोड़ी सी, परंतु कांग्रेस पार्टी को बनाना क्या इसको आ रहे हैं उसके नेतृत्व को सोचना चाहिए। अगर कांग्रेस को वो सत्ता के खेल की पार्टी बनाना चाहेंगे तो अब 1950 में और 2018 में बड़ा फर्क पड़ चुका है। गंगा का पानी बहुत बह चुका है, अब वो स्थिति आने वाली नहीं। अगर वो चाहते हैं कि उनको सरवाइव करना है तो उनको 1940 की कांग्रेस बनाना चाहिए, जो गांधी के मूल्यों, आज़ादी के मूल्यों के ऊपर चलने वाली थी, और जिसमें एक मोटी तौर पे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, समाजवाद, बराबरी, ये सारे सवाल थे। तो अब ये फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है। रघु भाई, जो समाजवाद का जो जब से शुरू हुआ और जितना हम लोगों ने समझा, उस समाजवाद में डॉक्टर लोहिया हो, उसके बाद मधु जी हैं, चाहे कर्पूरी जी हैं, चाहे जौहर साहब हैं, या जो भी नाम लीजिए, ये सारे लोगों ने जो समाजवाद हम लोगों को समझ में आया, जिस पीढ़ी की हम आपको आखिरी कड़ी मान रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वो समाजवाद वाले लोग नहीं रह जाएंगे, इन लोगों का समाजवाद गैर कांग्रेसवाद था। और जरूरत पड़ने पे इन सारे नेताओं ने कहीं ना कहीं भाजपा कह लीजिए या जनसंघ कह लीजिए, इनके साथ तालमेल किया था। आज एकदम से ये जो मतलब जिनको आप समाजवाद की उस पुराने स्कूल के लोग बोलते हैं, ये गैर कांग्रेसवाद से गैर भाजपावाद कैसे हो गया? देखिए, इसको मैं आपके सवाल को 3 हिस्सों में बांटूंगा। एक तो जो समाजवाद है, वो समाजवाद की जो मूल कल्पना है वो अपनी जगह पे है, स्थिर है और वो स्थायी है कि इंसान इंसान के बीच बराबरी होना चाहिए। जो गैर कांग्रेसवाद की कल्पना लोहिया ने की थी वो कोई दर्शन नहीं था, वो रणनीति थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक एकाधिकार की पार्टी बन रही थी, जो पार्टी अपने मूल्यों के से हट रही थी, जो आज़ादी के अंदर के मूल्य थे उससे हट रही थी। तो आज़ादी के ही नायकों के एक धड़े के द्वारा ये हट था कि नहीं, आप अपना रास्ता ठीक करो। तो गैर कांग्रेसवाद की जो रणनीति थी वो ताकतवर केंद्र को कमज़ोर करके, प्रतिपक्ष को मजबूत करके एक लोकतांत्रिक संतुलन बिठाने का प्रयास था कि ताकि सरकारें ठीक रास्ते चलें। अब ये जो स्थिति आज बदली है, कल जहां कांग्रेस थी आज वहां भाजपा है। तो लोहिया का गैर कांग्रेसवाद दरअसल गैर कांग्रेसवाद नहीं था। लोहिया का गैर कांग्रेसवाद जो मैं व्याख्यात करता हूं वो था गैर सत्तावाद। जो भी सत्ता में आए उस सत्ता में आने वाले के लिए तानाशाह मत बनने दो, उसको एकाधिकारी वाली मत बनने दो, उसको लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति बाध्यता करो और लगाम लगाने तो ये जो काम था, ये काम लोहिया ने किया है। वो उस समय गैर कांग्रेसवाद था, आज वो गैर भाजपावाद हो सकता है, परंतु उसके साथ कार्यक्रम था। आज गैर भाजपावाद है पर ये कार्यक्रम दिशाविहीन है, ये गैर भाजपा दिशाविहीन है। तो मैं चाहता हूँ कि गैर भाजपावाद को भी आज रणनीति के तौर पर माना जाए, बुद्ध दिशाओं के साथ, विचार के साथ, कार्यक्रम के साथ माना जाए। दूसरी बात है कि जो आपने समाजवाद के बारे में चर्चा की कि सब भाजपा का समाजवाद, कांग्रेस समाजवाद, क्या है कि समाजवादी विचारधारा का जो मूल है वो यथावत है, जगह पर है। अब इसमें समयानुकूल कुछ चीज़ों के सवाल पैदा हुए। एक तरफ तो जो समाजवादी आंदोलन के निकले हुए लोग, खासकर उत्तर भारत में या हिंदी भाषी क्षेत्र में सरकारों में आए,
उन्होंने जिस प्रकार का मॉडल इसके सामने रखा है वो बहुत गलत है। इन्हें उनने सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई। आज उत्तर प्रदेश और बिहार, अगर यहाँ जो लोग सरकारों में आ गए कर्पूरी ठाकुर के मौत के बाद, अगर इन लोगों ने एक बेहतर मॉडल दिया होता तो ये तो हिंदुस्तान की सरकार के प्रतीक बनने का अवसर था इनके लिए। परंतु इन्होंने समाजवाद को, समाजवादी विचारधारा को या लोहिया की विचारधारा को उन भिन्न रास्तों पर बता दिया है कि जिनका संबंध लोहिया से नहीं था। लोहिया ने परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष किया, ये परिवारवादी पार्टी बन गई। लोहिया कहते थे जाति को बिटाओ, ये जाति की पार्टी बन गई। लोहिया ने कहा राजनीतिक ईमानदारी पे लाओ, ये भ्रष्टाचार की पार्टी बन गई। परिवारवाद हटाओ, पूरा परिवार की पार्टी बन गई। लोहिया ने तो कहा था कि पार्टी को परिवार के समान मानो, इन लोगों ने परिवार को पार्टी मान लिया। तो ये जो कमी आई है एक तरफ है। दूसरा क्या हुआ है कि चुनाव जीतने की आकांक्षा ने तमाम दलों को अब धीरे धीरे जो सत्ता में जा रहे हैं उनके लिए कुछ वेलफेयर काम करने की प्रेरणा दी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय भूमिका भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पिछले दिनों में जो प्रक्रिया शुरू की, जिस प्रकार के कुछ कार्यक्रम बनाए हैं, तो महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के, कुपोषण को लेकर के सारे सवाल को कुछ बातें उठाई हैं। इन पर जो भी सरकार यदि वो हस्ताक्षर करती है उसके हिस्सेदार बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी आज इन लोगों के लिए उस प्रकार से जो वेलफेयर स्टेट कार्यक्रम कर रही है, इसे उज्ज्वल योजना की है। अच्छी योजना है भाई, किसानों को या गरीबों के लिए आप गैस कनेक्शन दे रहे हैं या बिजली देने का काम कर रहे हैं या और राहत देने का काम कर रहे हैं। अब पर इसमें एक चीज़ और है कि ये जो योजनाएं हैं, वेलफेयर की जो योजनाएं हैं, निश्चित रूप से भारतीय संविधान ने जो हिंदुस्तान की राज्य की कल्पना की थी वो एक सोशल वेलफेयर स्टेट की कल्पना की थी। तो वेलफेयर ठीक है, पर एक प्रश्न दूसरा है कि अगर वेलफेयर एक स्थायी नीति बन जाए तो इसका मतलब है कि आप आदमी के लिए आदमी के रूप में खड़ा नहीं कर रहे, आप आदमी को समर्थ नहीं बना रहे। तो एक उम्र तक बच्चे को आप चम्मच से दूध पिलाते हैं, माँ स्तन से दूध पिलाती है, उसके बाद बच्चा गिलास बड़ा होता गिलास से दूध पीता है। तो हमें चाहते हैं कि अब सरकार को वेलफेयर स्टेट के साथ साथ एक ह्यूमन या मानव समर्थ राज्य बनाना चाहिए। भाई कब तक इंसान इस पर निर्भर रहे कि साहब सरकार अभी बंद करे, उसकी क्रय शक्ति क्यों नहीं बढ़ रही, उसके पास क्षमता कम क्यों है, सारी संपत्ति कुछ लोगों के पास क्यों सिकुड़ रही है, आपके पास कम संपत्ति, आपके पास आमदनी कम क्यों है, एक आदमी रोज़ 300 करोड़ कमा रहा है, एक आदमी रोज़ 30 रुपये रोज पर ज़्यादा स्थिति क्यों है। तो अब वो समय आ गया है कि जब वेलफेयर स्टेट के लिए इंसान को स्वतः समर्थ बनाने वाले राज्य में बदलना पड़ेगा। और अब जो समाजवाद हमारा है आज की 21वीं सदी का, वो समाजवाद इंसान को अपनी क्षमता पर खड़े करना और बराबरी का सवाल देना एक है। दूसरा कि मैं आपसे कहूँ कि 21वीं सदी के समाजवाद का एक और बड़ा फ़र्क है, वो जिसको आप जैसे लोग ही उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिए, वो ये है कि 18वीं सदी में दुनिया में जो चर्चा हुई वो मार्क्सवाद की हुई, कम्युनिज्म की हुई, फिर उसके बाद भारतीय समाजवाद की लोहिया की चर्चा हुई। उस समय समाजवादी विचारधारा को या बराबरी की विचारधारा को खतरा पूंजीवाद से, पूंजीवादी से। अब जो समाजवाद की स्थिति आज है, उस समाजवाद में हमको पूंजी को पूंजीवाद से बचाना है। एक नई परिभाषा मैं आपको दे रहा हूँ जिस पर देश में चर्चा कोई करे। हालांकि हम जानते हैं कि लोग, हमारे यहाँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये दूसरे की नकल बहुत कर लेते हैं, तो कई लोग अपने नाम से जोड़ देंगे, पर आप इस बात को उठाओ जात जाएगी। पूंजी को पूंजीवाद से बचाना है। आज पूंजी को खतरा किससे? लोग कहते साहब के समाजवादी लोग आएंगे तो साहब ये पूंजी खत्म हो जाएगी, तो यह करेंगे, या पूंजी खत्म नहीं हो जाएगी, तकलीफ खत्म नहीं हो जाएगा। पूंजीवाद को हम पूंजी से बचाएंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ, आप जाइए अमेरिका में, बिल गेट्स का जो मकान है, उस मकान में कितने कमरे हैं? 4। वॉरेन बफेट के मकान में कितने कमरे हैं? 5-6। आप ब्रिटेन में आइए, फ्रांस में आइए, जर्मनी में आइए, जो सबसे बड़े वहाँ के पूंजीपति लोग हैं, उनका जो निजी जीवन है जिस पर पैसा लगाते हैं वो बहुत न्यूनतम है। आप हिंदुस्तान में आइए तो अंबानी का अंटार्कटिका बना हुआ है, 500 का 600 कमरे, 1000 कमरों का मकान है। तो आप पूंजी कहाँ लगा रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम आपकी पूंजी छुड़ाएंगे, हम आपकी पूंजी को बचाएंगे, परंतु उस पूंजी का इस्तेमाल
हम रोलिंग पूंजी में करना चाहेंगे कि इससे रोजगार पैदा होते रहे, उत्पादक हो। आज पूंजीवाद जो है वो पूंजी को मार रहा है। जब पूंजीवादी विलासिता में पूंजी को खर्च करता है, अगर एक दिन की होटल की पार्टियों पर जाके 10 लाख खर्च करता है, एक शादी का एक कार्ड निमंत्रण पत्र जो है एक कार्ड 1.5 लाख रुपये छपवाता है, तो ये पूंजी का हत्यारा तो पूंजीवादी है। तो हम तो हमारा जो समाजवाद है ये हत्यारे पूंजीवादियों से पूंजी को बचा करके समाज के में रोजगार पैदा करने के लिए, समाज के विकास के लिए लगाने के लिए, उनकी पूंजी को और बढ़ाने के लिए ये हमारा समाजवाद है, जो कि नए प्रकार का है।